तो थेल्स प्रमेय स्टार्ट करते हैं। थेल्स प्रमेय को बहुत ही शॉर्ट में समझना है, ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं करना है। यह है थेल्स प्रमेय। थेल्स प्रमेय, इसी को हम कहते हैं एक और नाम आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय, भी एक और नाम है इसका, अनुपातिकता प्रमेय। ठीक, तो क्या क्या दिया गया है? सबसे पहला चीज तो आपको एक त्रिभुज दिया गया है एबीसी। पहले हम डायग्राम बना लें। त्रिभुज ए बी सी, ए बी सी, और इसमें एक भुजा के समांतर एक रेखा खींची गई है इस प्रकार एल, जो कि अन्य दो भुजाओं को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, डी और ई पे। ध्यान देंगे, न्यून कोण त्रिभुज में जो क्षेत्रफल होता है और अधिक कोण त्रिभुज में जो क्षेत्रफल होता है, फार्मूला होता है, बिल्कुल उसी पे बेस्ड है ये, है ना। तो जैसे हमारे पास कोई न्यून कोण त्रिभुज है, उसका हमको क्षेत्रफल निकालना है, तो उसका जो सूत्र होता है वो होता है 1/2 गुणित आधार गुणित ऊंचाई होता है ना। तो आधार गुणित ऊंचाई है, तो ऊंचाई के लिए हम क्या करते हैं, सामने वाले किसी भी एक शीर्ष से सम्मुख भुजा पे हम लंब डाल देते हैं, तो ये जो लंब होता है यही ऊंचाई होता है। और जिस पर जो लंब डाला गया है, ध्यान दें, जिस पर लंब डाला गया है उसी को हम आधार लेके चलते हैं। जैसे इस त्रिभुज में मैं एबीसी लूं, तो फार्मूला में यदि मान रखें तो 1/2 गुणित आधार, आधार किस पर लंब डाला गया है, बीसी पर, और ऊंचाई कितना है, एडी, ऐसा। अब ध्यान दें, इसी में यदि मैं एक और अधिक कोण त्रिभुज बना दूं इस प्रकार, देखिए ये है ना, इसको मैं ले लेता हूँ ए बी सी डी ई। तो यहाँ जो कोण आपको दिखाई देगा ई पे, जो बनने वाला कोण है सी पर, यहाँ पर जो आपको हाईलाइट में दिखाई दे रहा होगा, वो ये अधिक कोण है, यहाँ पे आपको अधिक कोण मिलेगा। तो किसी अधिक कोण त्रिभुज में यदि हम लंब खींचते हैं, तो जो अधिक कोण बना रहता है उसी भुजा को आगे बढ़ाते हैं और वहां पे लंब खींचा जाता है। मतलब फिर से एडी का जो भुजा है, सॉरी, एडी जो लंब डाला गया है वो फिर से ऊंचाई का काम करेगा। किसके लिए, अधिक कोण त्रिभुज ए सी ई के लिए, बिल्कुल वही काम यहाँ पे किया जाएगा। तो फिर से ये क्या हो जाएगा, 1/2 गुणित आधार, आधार हम कौन सी भुजा को आगे बढ़ाए, सीई को आगे बढ़ाए, और ऊंचाई हो जाएगा आपका एडी। ये इस प्रकार 1/2 गुणित आधार गुणित ऊंचाई। तो किसी न्यून कोण त्रिभुज का क्षेत्रफल और किसी अधिक कोण का त्रिभुज का जो क्षेत्रफल का जो सूत्र है, 1/2 गुणित आधार गुणित ऊंचाई, इसी फार्मूले को ध्यान में रखते हुए हम प्रमेय को प्रूव करेंगे। तो इसको मिटा देते हैं। यहां तक समझ आ गया कि सभी को हम करना क्या चाह रहे हैं। तो दिया है त्रिभुज ए बी सी में एल रेखा को समांतर दिया है बी सी के। हमको सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, कि ये जो ए डी है और डी बी का अनुपात लें, और ए ई है और इसी का अनुपात लें, तो हमेशा बराबर होगा। ध्यान दें, किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को जिन बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, उन दोनों बिंदुओं से समान अनुपात में विभक्त करती है, एडी अपॉन डी बी और एई अपॉन ई सी। हमको ये प्रूफ करना है। तो यहाँ पे जो रचना है, रचना क्या है, हम ऊंचाई, त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला हम उपयोग करने वाले हैं। तो ऊंचाई बनाने के लिए हम क्या करते हैं, शीर्ष ए से सम्मुख भुजा एडी पर लंब डाल देते हैं इस प्रकार, और फिर से शीर्ष डी को मानते हुए फिर से हम यहाँ पे लंब डाल देते हैं भुजा ए ई पर। तो इसका नाम दे दिया हमने एफ, इसका नाम दे दिया हमने जी, इस प्रकार। और बी से ई को मिला दिया ताकि हम एक अधिक कोण त्रिभुज बना सकें, बी डी ई एक अधिक कोण त्रिभुज हो गया। और डी से सी को मिला दिए ताकि दाएं साइड के लिए भी सी ई डी एक फिर से हमको एक अधिक कोण त्रिभुज मिल जाए। तो ये रचना है। तो रचना में हमने पहला काम किया, ई एफ लंब डाला हमने एडी पर, और डी जी हमने लंब डाला ए पर। नंबर दूसरा, बी से ई को तथा
डी से सी को मिलाया। ये इस प्रकार रचना आपको बहुत ही ज्यादा दिमाग में रखना है। अब आगे उत्पत्ति। उत्पत्ति बहुत ही आसान है। हमको क्या करना है, हमको करना है कि त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल जो ऊपर में न्यून कोण बना है उसका क्षेत्रफल ले लेंगे, अनुपात नीचे में जो अधिक कोण बना है, क्या बना है, त्रिभुज बी डी ई का क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल हमको लेके चलना है। तो जब क्षेत्रफल हम लेंगे तो आप देख पा रहे हैं ई एफ लंब डाला गया है भुजा एडी पर, तो इसी फार्मूला को हम उपयोग करेंगे, 1/2 गुणित आधार गुणित ऊंचाई बटे में 1/2 गुणित फिर से आधार गुणित ऊंचाई। अब यहीं से निकाल देना है आपको, है ना, क्योंकि दोनों त्रिभुजों में आधार और ऊंचाई अलग अलग है, उसको आपको ध्यान से समझना है, मतलब ऊंचाई सेम है, आधार अलग अलग है। तो ये हो जाएगा, पहले तो 1/2 कैंसिल करो। आधार कौन सा है पहले त्रिभुज के लिए, जिस पर लंब डाला गया है, वो है आपका एडी, गुणित ऊंचाई का काम कौन कर रहा है, ई एफ, बटे फिर से आधार क्या है, आधार है आपका बी डी, या डी भी लिखो, डी भी लिखो ज्यादा सही है क्योंकि हम प्रूफ भी वैसे ही कर रहे हैं। तो हो जाएगा डी बी, और इसके लिए भी ऊंचाई का काम करेगा ई एफ। ध्यान देंगे, इस न्यून कोण त्रिभुज के लिए जो ऊंचाई का काम करेगा आपका ई एफ, तो इस अधिक कोण त्रिभुज के लिए भी ऊंचाई का काम वही करेगा। अब यहां से देखिए, क्योंकि ऊंचाई सेम है, ई एफ कैंसिल, तो आपके पास बच जाएगा ए डी अपॉन डी बी। ये हो गया समीकरण नंबर 1। तो देखिए, जो सिद्ध करना है हमको उसका लेफ्ट साइड मिल गया, ए डी अपॉन डी बी। बिल्कुल इसी प्रकार दाएं साइड से यदि हम लेके चलें त्रिभुज ए डी ई का, ध्यान दें ऊपर का न्यून कोण त्रिभुज का क्षेत्रफल वही रहेगा, नीचे का अधिक कोण त्रिभुज जो है वो चेंज होगा। त्रिभुज ए डी का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज, अब ले लेंगे सी डी ई का क्षेत्रफल। तो यहाँ पर भी 1/2 गुणित आधार गुणित ऊंचाई, आधार का काम करेगा ए ई और ऊंचाई का काम करेगा डी जी, बटे में फिर से न्यून कोण त्रिभुज के लिए अधिक कोण त्रिभुज के लिए 1/2 गुणित आधार, आधार कौन है, ई सी गुणित, और इसके लिए भी ऊंचाई का काम करेगा, ये जो पहले न्यून कोण त्रिभुज के लिए हम लंब खींचे हैं वो फिर से ऊंचाई का काम करेगा, और इसको हम लिख देंगे फिर से डीजी। यहाँ से आपका 1/2 कैंसिल, डीजी कैंसिल, यहाँ पे मिलता है ए ई अपॉन ई सी। तो जो हमें सिद्ध करना है उसका दाएं साइड मिल गया, देखिए सिद्ध कीजिए हमें, ए डी अपॉन डी बी लेफ्ट साइड में और राइट साइड में ए ई अपॉन ई सी। इसको नाम देंगे हम समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर 2। अब जो मेन पॉइंट है, जो समझने वाली पॉइंट है, देखिए इसमें हम केवल त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र ही लगाए हैं, न्यून कोण के लिए और अधिक कोण के लिए। अब समीकरण 1 में देखिए त्रिभुज एडी का क्षेत्रफल अंश में, और समीकरण नंबर 2 में देखिए त्रिभुज एडी का क्षेत्रफल अंश में, दोनों सेम है। लेकिन यदि हम हर की बात करें तो इसमें बीडी का क्षेत्रफल है, इसमें सीडी का क्षेत्रफल है, यही बस अंतर है। उसके बाद समीकरण 1 और 2 का लेफ्ट साइड पूरी तरह से बराबर होगा। तो हम यहाँ पे एक कथन यूज करेंगे कि दो समांतर रेखाएं तथा एक उभयनिष्ठ भुजा के मध्य बना, उभयनिष्ठ भुजा के मध्य बना त्रिभुजों का जो क्षेत्रफल होता है बराबर होते हैं, बराबर होते हैं। ध्यान दें, हमने रेखा एल और बीसी को समांतर लेके चला हुआ है, देखिए दिया है हमें, और इन दोनों में डीई जो है कॉमन भुजा है। ध्यान दें डीई, तो पहला त्रिभुज यदि हम बी डीई की बात करें तब भी डीई है, सी डीई की बात करें तब भी
डीई कॉमन है, तो ये दो समांतर रेखा और किसी उभयनिष्ठ भुजा पर बना क्या है, त्रिभुज का है, तो इसके जो क्षेत्रफल होंगे वो होंगे बराबर होंगे। ये 9th का एक स्टेटमेंट है, कथन है, प्रमेय है। तो त्रिभुज बीडीई का जो क्षेत्रफल है वो त्रिभुज सीडीई के क्षेत्रफल के बराबर हो जाएगा। तब 1 और 2 से देखिए, अब बीडीई और सीडी भी बराबर हो गए, हर भी बराबर हो गए, अंश पहले से बराबर है, तो समीकरण 1 और 2 का लेफ्ट साइड पूरी तरह से बराबर हो जाएगा, तो राइट साइड भी बराबर हो जाएगा, और ये हो जाएगा एडी अपॉन डीबी बराबर एई अपॉन ईसी। तो ये प्रमेय यहाँ पे प्रूफ हो जाता है। बताइए, समझ में आया क्या प्रमेय सभी को? हेलो, यस सर। ठीक, तो ये प्रमेय प्रूफ हुआ। अब ध्यान देंगे, इसी प्रमेय का उपयोग करके एक क्वेश्चन पूछा गया है। तो जब प्रमेय नहीं पूछा गया था तो इस क्वेश्चन को पूछा गया है ना। दिए गए त्रिभुज एबीसी में डी समांतर बीसी है, देखो प्रश्न देखो, है ना, डी समांतर बीसी है तथा ए बी बराबर 2x-2, ए डी बराबर x। तो पहले हम डायग्राम बना लेते हैं, ज्यादा अच्छा है। हम एक त्रिभुज बना लिए ए बी सी, ये हो गया ए बी सी, और बीसी के समांतर एक भुजा और खींची गई है डीई, तो ये हम ले लेते हैं इसको डीई। समांतर नहीं दिख रहा है, अब ठीक है, डीई। इसमें कुछ मान दिए गए हैं, देखिए ए बी दिया है आपको 2x-2, पूरा ए बी 2x-2 दिया गया है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ए बी। उसके बाद एडी बराबर x सेंटीमीटर दिया है, ये एडी को दिया है अलग से x। अगला ए सी बराबर 2x+1, 2x+1 पूरा ए सी दिया है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ए सी भुजा। उसके बाद ए को दिया है x+2, ए यहाँ पे दिया है x+2, ध्यान देंगे। तो देखिए, ये थेल्स प्रमेय के अनुरूप ही डायग्राम दिखाई दे रहा है कि यदि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर रेखा खींचा जाए तो अन्य दो भुजाओं को जिन बिंदुओं पे प्रतिच्छेद करता है, मतलब डी और ई पे प्रतिच्छेद करता है, तो ये समान अनुपात में विभक्त करता है इसको, मतलब एडी अपॉन डी बी बराबर ए अपॉन ए सी। तो देखो थोड़ा सा, क्योंकि त्रिभुज ए बी सी में डीई समांतर बीसी दिया है, तब थेल्स प्रमेय से ये हो जाएगा ए डी अपॉन में डी बी बराबर ए ई अपॉन में ई सी। अब क्या कर सकते हैं, देखिए, यदि एडी अपॉन डी बी है और ए अपॉन ई सी है, तो इसका अंश हर यदि हम बदल दें तब भी अनुपात समान होगा। तो अंश और हर को बदल दो, ये हो जाएगा डी बी अपॉन में ए डी बराबर ई सी अपॉन में ए ई। यहाँ पे लिख देते हैं अंश व हर बदलने पर, मतलब इंटरचेंज कर दिए, अंश को हर बना दिए, हर को अंश बना दिए। डीबी अपॉन एडी बराबर ए अपॉन ईसी भी होगा। देख लो, जैसे कि मैं कह रहा हूँ, यहाँ पे आपका 1/2 बराबर 1/2 है, तो जाहिर सी बात है 2/1 बराबर 2/1 भी तो होगा, है ना। तो इसी का हम उपयोग किए, हर को बदल दिए, अंश हर को बदल दिए, इंटरचेंज कर दिए। अब आगे हम क्या कर रहे हैं, दोनों पक्षों में एक जोड़ रहे हैं, ध्यान देना, हम योगानुपात उपयोग कर रहे हैं। इसको जब मैं एक्स्ट्रा क्लास पढ़ा रहा था तो पूरी भुजा का अनुपात, ऊपर का अनुपात, पूरी भुजा का अनुपात, और इसमें भी ऊपर का अनुपात भी बराबर होता है, ऐसा करके बताया था। तो हो सकता है कुछ लोगों के लिए नया हो, इसलिए इसको फिर से मैं दोबारा बता दे रहा हूँ, तो आप लोग समझे। मैं डीबी अपॉन ए डी धन 1 कर रहा हूँ, और ये ईसी अपॉन ए इसमें भी मैं धन 1 कर रहा हूँ। तो हर समान करने के लिए जब आप गुणा करोगे तो ये एडी गुणा हो जाएगा, तो डीबी धन एडी हो जाएगा, और पूरे के बटे में एडी। इसको गुणा करोगे तो ईसी धन एई हो जाएगा। ध्यान दे, परिमेय संख्या जोड़ने के लिए हर समान होना पड़ता है ना, तो एई का गुणा कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा एई।
अब आप डायग्राम में देख पा रहे हैं कि डीबी धन एडी यदि हम कर रहे हैं, डीबी धन एडी यदि हम कर रहे हैं तो हमको कौन सी भुजा मिल रही है? देखिए ये डीबी धन एडी यदि हम करेंगे तो पूरी भुजा हमको मिल जाएगी ए बी। उसी प्रकार ईसी धन ए ई करेंगे तो पूरी भुजा हमको मिल जाएगी, ईसी धन एसी करेंगे तो आपको एसी मिल जाएगा। तो उसी वैल्यू को हम रखेंगे यहाँ पे, ये हो जाएगा ए बी बटे में ए डी बराबर ईसी धन ए ई करेंगे तो फिर से हमको एसी बटे ए ई मिल जाएगा। अब देखिए जो हमको प्रश्न में ज्ञात है वैसा अनुपात में हमको मिल गया। इसका क्या मतलब हुआ? ये जो हमने नया निष्कर्ष निकाला इसका क्या मतलब हुआ कि थेल्स प्रमेय के दो और अलग अलग अनुप्रयोग होते हैं, उप प्रमेय जिसको कहते हैं। जैसे एडी बटे में डी बी बराबर ए बटे में ई सी होता है, तो उसको हम दो और नए तरीके से लिख सकते हैं, पहला नंबर दूसरा नंबर। पहला नंबर क्या, पूरी भुजा को ले लो आप अंश में ए बी, और बटे में उसके कोई एक हिस्सा को ले लो। जैसे मैं पहले ऊपर को लेके चल रहा हूं तो ये ए डी बराबर दाएं साइड का पूरा भुजा ले लो आप ए सी, तो यहां पर भी आपको ऊपर का हिस्सा लेके चलना है ए ई, जो आपके सामने दिखाई दे रहा है। नंबर दूसरा में फिर से आप पूरी भुजा ले लो, पहले हम ऊपर का हिस्सा लिए थे, अब नीचे का हिस्सा ले लो डी बी, दाएं साइड में भी पूरा भुजा ले लो ए सी, अब इसमें भी नीचे का हिस्सा ले लो ई सी। तो ये उप प्रमेय है, इसका थेल्स का उप प्रमेय। तो कई बार कंफ्यूज करने के लिए एग्जाम में ऐसा भी सवाल दे देता है, तो आपको जो भुजा प्रदत्त है, जो दिया गया है प्रश्न में, उसके अनुसार आपको अनुपात लेके चलना है। ध्यान दें, पूरा भुजा ले लिए बटे में ऊपर वाला अनुपात, पूरा भुजा ले लिए दाईं और फिर से ऊपर वाला हिस्सा, ऐसा। और यदि नीचे वाला हिस्सा दिया रहा था, बी डी और ई सी दिया रहा था, तो ये नीचे वाला हिस्सा लेके चलते, जो कि टॉपिक नंबर 2 हो जाता है यहाँ पे। बताइए ये समझ में आया कि नहीं सभी को? हेलो हेलो, ठीक। अब मान रख देते हैं। देखो ए बी का मान दिया है आपको प्रश्न में 2x माइनस टू बटे ए डी का मान दिया गया है x बराबर ए सी का मान दिया गया है 2x प्लस वन बटे में ए ई का मान दिया गया है x प्लस टू। केवल इसको तिर्यक गुणा करके x का मान निकालना है। चलो तिर्यक गुणा कर देते हैं। तो टी एक्स माइनस टू में गुणा हो जाएगा आपका x प्लस टू का गुणित बराबर x गुणा हो जाएगा 2x प्लस वन के साथ। तो जैसे गुणा करेंगे तो इसको हम थोड़ा सा नीचे ले आते हैं। ये तो देखिए गुणा करते हैं हम, 2x का गुणा हो जाएगा x प्लस टू के साथ, फिर माइनस टू का गुणा हो जाएगा फिर से x प्लस टू के साथ बराबर दाईं ओर गुणा जब करेंगे तो एक ही पद है, डायरेक्ट गुणा कर देते हैं, 2 एकम 2 और x का घात 2 धन x एकम x हो जाएगा। यहाँ गुणा करेंगे तो ये हो रहा है 2x स्क्वायर प्लस 2 दूनी 4x, हाँ बेटा एक मिनट, हाँ रुको, माइनस 2 एकम आपका 2x स्क्वायर प्लस x, है ना। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे ये 2x स्क्वायर और ये 2x स्क्वायर यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा। आगे 4x में हम 2x माइनस करेंगे तो 2x माइनस 4 बराबर x। x को एक तरफ रखो क्योंकि x का मान पूछा है, तो लेफ्ट में 2x, राइट साइड में x को पक्षांतर करोगे तो माइनस x, माइनस x 4 को पक्षांतर करोगे दाईं ओर तो आपका प्लस 4, तो x बराबर हो जाएगा 4। ये इस प्रकार। तो इस प्रश्न में x की वैल्यू जो आपको मिलेगी वो आपको 4 मिलना है।